यस स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे दैट वर दो टॉपिक्स वर रिलेटेड विद बायोटेक्नोलॉजी। और अब उसके बाद ये लास्ट पार्ट है इसका, इसमें एवोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। और एवोल्यूशन में आपने जो टॉपिक्स डिस्कस करने, पहला टॉपिक जो होगा वो आपका नेचुरल सिलेक्शन यानी डार्विन थ्योरी आपने डिस्कस करनी होगी। और उसके बाद हार्डी-विनबर्ग थ्योरम आ जाता है। दो मेजर पार्ट है इसके। तो पहला पार्ट हम इसका स्टार्ट करेंगे नेचुरल सिलेक्शन से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये मालूम हो कि व्हाट इज एवोल्यूशन। सर जी बेटा। सर एक क्वेश्चन था पिछले। जी बोले। सर कीमोथेरेपी में कौन से हम केमिकल्स यूज करते हैं? किसमें? कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी में? कीमोथेरेपी में यस सर। बेटा वो तो बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो आपने हायर लेवल पे जब जाते हो उसमें फार्माकोलॉजी जब पढ़ते हो ना, फार्माकोलॉजी मेडिकल कॉलेजेस में जाके वहाँ पे फिर आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने इतना याद रखना है, कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जो कि बॉडी के अंदर ये जो कि कैंसर सेल्स को जाकर डिस्ट्रॉय करती है। इसको इतना आपने देखना होगा। सर इसमें एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स नहीं बेटा। देखो कैंसर कोई इन्फेक्शन नहीं है। बेसिकली एंटीबायोटिक यूज होती हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूज होती हैं। हाँ, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक। लेकिन जो प्राइमरी देखे ना, मेरी बात सुने इसमें। अब कीमोथेरेपी में ट्यूमर डेवलप हुआ है, जो ट्यूमर जो डेवलप हुआ है दैट इज नॉट एन इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन तो नहीं है ना। वो तो बेसिकली क्या है, ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से जो स्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ है और उसके बाद उसकी जो सिक्रीशंस हो रही हैं उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। हाँ, साथ अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उसमें एडिशनल एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जा सकती हैं। वो तो वो एक क्या कहना चाहिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए होंगी। ओके सर। हाँ, एंटीवायरल ड्रग्स ज़रूर दी जाती हैं क्योंकि वायरस की वजह से ख़ास तौर पर मेनली जो होता है कि वो जो बाज़ औक़ात ये सेल्स जो होते हैं वो म्यूटेट होते हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट होता है, उसकी वजह से ये ट्यूमर बिल्टअप होता है। जैसे आप पढ़ते हो एड्स में किपोसी सार्कोमा यानी स्किन कैंसर की एग्जांपल दी जाती है। तो वो उसमें फिर एंटीवायरल ड्रग्स साथ दी जाती हैं। बेसिकली जो कीमोथेरेपी है दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। चलिए बहरहाल, अब इसमें देखिए एवोल्यूशन। सबसे पहले आपको पता हो कि व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेसिकली किसे कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं चेंज ओवर टाइम। चेंज ओवर टाइम इज कॉल्ड व्हाट एवोल्यूशन। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो रेफरेंसेस देने होते हैं, आप वर्ड अक्सर यूज करते हो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये सीरीज ऑफ चेंजेस को कहते हैं हम। सीरीज ऑफ चेंजेस इन जेनेटिक composition, genetic composition of population of a population over time. Population क्या होता है? Obviously belong the individuals belongs to same species live together at the same time and same place. इसे हम क्या कहते हैं? That is what ये कहलाती है population। तो लिहाजा चेंज ओवर टाइम ये एवोल्यूशन हो गया। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या होता है? सीरीज ऑफ चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो लिहाजा कॉन्सेप्ट जो होता है इसका एवोल्यूशन का, हम जब
जाते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मालूम है हमें टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स मिलते हैं। टू स्कूल्स ऑफ थॉट यानी अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उसमें हम बताते हैं कि किस तरह से डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बनी है, किस तरह से ये आपस में इंटर रिलेशनशिप इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान पाया जाता है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट आपने मैट्रिक क्लास से पढ़े हैं, यहाँ पे मजीद उसको एलेबरेट करके थोड़ा सा, सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर ये चीज़ बता रहा हूँ, वो हमने क्योंकि डायरेक्ट किस पे जाना होगा, नेचुरल सिलेक्शन पे जाना होगा। तो इसमें टू स्कूल्स ऑफ थॉट में एक आप कहते हो कि क्रिएशनिस्ट कहलाते हैं, यानी तख्लीक पर जो यकीन रखते हैं, और दूसरे एवोल्यूशनिस्ट कहलाते हैं। क्रिएशनिस्ट जो है वो बिलीवर होते हैं बेसिकली, वो स्पेशल क्रिएशन पर यकीन रखते हैं, जबकि एवोल्यूशनिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर यकीन रखते हैं। जो अभी मैंने बताया ना ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर यकीन रखते हैं कौन, जो एवोल्यूशनिस्ट है। तो इसमें जो है हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कैरलस लीनियस, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली उसका सबसे पहले हमें रेफरेंस मिलता है बिलीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिवाइन क्रिएशन, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो तख्लीक होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज डिवाइन क्रिएशन कहलाती है, उस पर इसका बिलीव था। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल क्रिएशन का, ये क्या बताता है कि लिविंग बीइंग जो होते हैं ये स्पेशली क्रिएट होते हैं बाय नेचर और अपनी प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं। जैसे इंसान के बारे में हम कहते हैं ना इंसान, तो इंसान इंसान की सूरत में पैदा हुआ है, यानी हम क्रिएशनिस्ट की बात करें तो इंसान से पहले कोई और स्पीशीज नहीं थी, बल्कि इंसान इंसान की सूरत में पैदा हुआ। अब आगे चलकर मजीद इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आएंगी। इसका मतलब हुआ कि जब ये क्रिएट हुआ है तो उस वक्त उसमें वो उसके बाद से मजीद चेंजेस आ रही हैं, उससे उससे पहले कोई और स्पीशीज वो नहीं था। इसे हम कहते हैं क्रिएशनिस्ट का रेफरेंस में। तो इसी तरह जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं, अर्लीस्ट बिलीवर जो था उसने ये जो एवोल्यूशन के बारे में बताया था कि एवोल्यूशनिस्ट, ये स्टूडेंट्स अपना ये इसको म्यूट करें काइंडली प्लीज। बच्चे ये अपना माइक जो है इसको म्यूट कर दें। मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अजीम म्यूट योर माइक प्लीज, माइक प्लीज। ये फिर इसको बात करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे कि क्रिएशनिस्ट के बाद अगर हम एवोल्यूशनिस्ट की बात करते हैं तो उसमें एरिस्टोटल के रेफरेंस देते हैं, अर्लीस्ट बिलीवर जो था इस कॉन्सेप्ट का। इसने क्या बताया था कि लिविंग बीइंग्स जो है वो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, एक तरह के ऑर्गेनिज्म से दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, मॉडिफाई होते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है या एवोल्यूशन हम इसको कहते हैं, और ये क्या कहलाएंगे, एवोल्यूशनिस्ट कहलाते हैं। तो इस तरह एंसेस्टर जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, जबकि इसके डिसेंडेंट जो होते हैं उससे ज़्यादा मजीद कॉम्प्लेक्स होते हैं। एरिस्टोटल ने तो बिल्कुल इसको एक सीढ़ी जो होती है, जैसे लेडर होती है, उसके में बताया जाता है कि जैसे उसके स्टेप होते हैं, इसी तरह से आपको बाकायदा एवोल्यूशन में भी क्या मिलते हैं, स्टेप मिलते हैं, यानी डिसेंट ओल्ड विद मॉडिफिकेशन, यानी चेंजेस थ्रू टाइम, वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं उसको उसने यहाँ पे कहा था। तो बहरहाल ये रेफरेंस आपको मिलते हैं किसके, एवोल्यूशन के बारे में, दो मुख्तलिफ बिलीफ, यानी एक क्रिएशनिस्ट और दूसरा एवोल्यूशनिस्ट। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट्स दिया हुआ है, वो भी आप उसको
जनरली देख लीजिएगा कि कैरोलस लीनियस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, लमार्क का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, मैथस जो था जिसने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस करवाया उसका रेफरेंस आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि डार्विन की थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो उसमें उसका रेफरेंस आता है। फिर जॉर्ज कोवियर का रेफरेंस आता है जिसने फॉसिल्स की स्टडी की थी बकायदा। उसने कैटास्ट्रोफिज्म के बारे में बताया था कि जो कुदरती आफात आती हैं उसके बाद किस तरह से स्पेशल क्रिएशन होती है। पेलियोंटोलॉजी के बारे में उसने बताया था। इस तरह लॉयल जो है इसने भी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ अर्थ को हम या स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं, बेसिकली जियोलॉजी कहते हैं। तो ये लॉयल ने भी बाकायदा अपना ये प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाए थे। डार्विन को तो आपने डिटेल से डिस्कस करना ही है, फिर मेंडल को आप डिस्कस कर चुके हो, और डार्विन का जो कंटेम्प्रेरी था अल्फ्रेड वेलेस, तो उसको भी आपने डार्विन के साथ डिस्कस करना है। तो लिहाजा ये डिफरेंट जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको क्लियर होने चाहिए। तो अब हम आएंगे डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे, दैट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की तरफ आएंगे, जो कि सिलेबस के मुताबिक आपने देखना होगा। Darwin's theory of natural selection. नेचुरल सिलेक्शन, जिसको आप दूसरा नाम क्या देते हो, डार्विनिज्म का नाम भी देते हो, आल्सो कॉल्ड डार्विनिज्म। अब देखें इसमें चार्ल्स डार्विन के बारे में बताना है, यानी चार्ल्स डार्विन, इसका रेफरेंस आपको पता हो 1809 से लेके क्या आएगा इसका 1882, यानी 1809 बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो साल है कि जब लमार्क ने अपनी थ्योरी पेश की थी 1809 में, और ये वही ईयर है जिसमें डार्विन पैदा होता है। तो ये इसको इसमें इंसिडेंस आ जाता है। बेसिकली ही वाज एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश आप बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं इसको, ये डार्विन के बारे में। इंग्लिश बायोलॉजिस्ट का रेफरेंस इसका दे सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने इसने पब्लिश की थी अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसका नाम क्या था, इसकी थ्योरी क्या थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है बेसिकली नाम क्या था इसका, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब, 1859, ये इसकी, और इसके जो किस फॉर्म में इसने ये पब्लिश करवाई थी, इन द फॉर्म ऑफ बुक। और जो बुक थी उसका नाम क्या था, टाइटल क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज by means of natural selection। ये इसकी क्या था, बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बाकायदा इसमें अगर हम देखें इसकी डार्विन की हिस्ट्री उठाएं तो हमें जो इसने ये नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसने डेवलप की थी, इसमें इसका डार्विन का अपना एक्सपीरियंस शामिल था, उसकी कंसंट्रेशन शामिल थी, उसकी स्टडीज शामिल थी, और उसकी अहम बात है उसकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी शामिल थी। अब इसका जो बेसिकली क्या हम रेफरेंस देते हैं कि डार्विन का जो क्या है इसमें, दैट इज बेसिकली क्या कहते हैं इसको, वॉयज कहते हैं। यानी वॉयज जो था अराउंड द साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन, अराउंड साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन, ये स्पेसिफिक रेफरेंस देंगे। और इसी तरह से जो थे आइलैंड थे पैसिफिक साइड्स के, ये बाकायदा वॉयज जो है इसका 1831 से स्टार्ट होता है और
36 तक जाता है। बहरी सफ़र है जिसका क्रूज अराउंड द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो ये जो इसका ये हुआ सेल्ड किस पे था, ये सवार हुआ था बाकायदा अब दूसरे साइंटिस्ट के साथ, उसका नाम था HMS बीगल। ये इसके बहरी जहाज का नाम था जिस पर ये सवार होकर इसने 5 साल दुनिया का सफ़र किया था, बहरी सफ़र किया था, जैसे क्रूज अराउंड द वर्ल्ड भी कहते हैं, वॉयज भी कहते हैं, अराउंड द साउथ अमेरिकन, मेनली साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन एंड डिफरेंट आइलैंड्स। अब डार्विन की कंट्रीब्यूशन है किस में फाइंड करने के लिए कि मेन इसका जो मेन लैंड का रेफरेंस हम यहाँ पे हम देंगे ना, मेन लैंड का जो रेफरेंस आपने देना होगा दैट इज व्हाट, साउथ अमेरिका। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि इसका ताल्लुक तो इंग्लैंड से था, तो आप ये सोचें कि मेन लैंड इंग्लैंड है, तो यहाँ पे मेन लैंड याद रखिएगा किसका रेफरेंस आएगा आपके पास, दैट इज ऑफ दैट इज साउथ अमेरिका। अब देखें कि साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन की तरफ हम जाते हैं, तो डार्विन ने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया था इस तरफ कोस्ट लाइन की तरफ, कोस्ट लाइन, यस, समंदर के साथ साथ जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन का नाम देते हैं। यहाँ पे जो और दूसरे थे क्या, प्लस आइलैंड, आइलैंड वगैरह थे, यहाँ पे जजीरे थे जो भी वहाँ पे, यहाँ पे इसने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, और ना सिर्फ इसने अपनी ऑब्जर्वेशन ली थी बल्कि प्लस क्या थी इसकी कलेक्शन भी इसने की थी। कलेक्शन किस चीज़ की कलेक्शन की थी इसने, डिफरेंट फाना एंड फ्लोरा, फाना प्लस फ्लोरा, यानी फाना किसे कहेंगे, एनिमल्स को, और फ्लोरा क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनकी इसने यहाँ पे कलेक्शन की थी। फिर उसके बाद जो ये जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी वो हमें उनका पहले रेफरेंस देना है कि 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी इसकी डार्विन की, 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। अब 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थी डार्विन की, वो बारे में बताना है कि ये जो फाना एंड फ्लोरा है जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से हैं, बज़ाहिर जो है वो कैसे नजर आते हैं, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ व्हाट, यूरोप। जो यहाँ पे फाना प्लस फ्लोरा है कहाँ की, ऑफ साउथ अमेरिकन, ऑफ साउथ अमेरिकन, ये जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो है ये डिवर अपेरेंटली, बज़ाहिर देखने के लिहाज से हम कह सकते हैं कि अपेरेंटली वो क्या है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, दैट ऑफ व्हाट, यूरोप के मुकाबले। ठीक है जी। अब साउथ अमेरिकन फॉसिल्स की बात करेंगे, साउथ अमेरिकन जो फॉसिल्स हैं इनके बारे में भी जो जो कि डार्विन ने वहाँ से कलेक्ट किए थे, ये बेसिकली अपेरेंटली क्या है, अपेरेंटली ये भी क्या है, अपेरेंटली डिफरेंट है फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज, किससे, फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज। ठीक है जी। बेसिकली तो रिजेबल करेंगे लेकिन जो सुपरफिशियली आप देखेंगे और उसमें जो ज़ाहिर जो आपको नजर आएंगे वो क्या होंगे, वो उससे वो डिफरेंट होंगे। तो लिहाजा फाना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिकन वर अपेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, और दूसरा साउथ अमेरिकन फॉसिल्स जो थे अपेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज। तो ये इसकी 2 मेजर यहाँ पे क्या थी, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। अब इसमें जो डिफरेंट आइलैंड्स की तरफ का हम रेफरेंस देंगे, ख़ास तौर पे सबसे पहले आप किसका रेफरेंस देते हो इसमें, गाला हेगिस
आइलैंड का रेफरेंस आप देते हैं, गैलापागोस आइलैंड, इसका रेफरेंस देंगे। तो इसमें जो इसमें इसमें डिफरेंट जो फौना गैलापागोस आइलैंड के इसने ऑब्जर्व किए थे, तो डार्विन ने क्या देखा था कि एनिमल स्पीशीज जो होती हैं इन आइलैंड्स की और कहीं भी दुनिया में नहीं पाई जाती। मतलब पहला पॉइंट आपको क्या मिलता है कि एनिमल जो स्पीशीज हैं जो कि गैलापागोस आइलैंड में नो वेयर फाउंड, कहीं और नहीं मिलती इन द वर्ल्ड। एक बात, फिर उसके बाद ये देखा गया कि जो ये जहाँ पे जो स्पीशीज हैं वो किससे रिसेंबल करती हैं, साउथ अमेरिकन मेन लैंड से रिसेंबल करती है। रिसेंबलेंस किसके साथ है इनकी, दैट इज ऑफ साउथ अमेरिका, जिसको हमने क्या नाम दिया था अभी, मेन लैंड। ओके, तो ये जो सिचुएशन है ये क्या जाहिर करती है कि जो एनिमल्स हैं इस आइलैंड के, ये हो सकता है मेन लैंड से आए हों, फिर वहां आने के बाद जो है वो क्या हो गए, उनमें चेंजेस आ गए, यानी डिफरेंट उन्होंने टाइप्स बनाने शुरू कर दिए, यानी उनमें आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड हो गए ऑन डिफरेंट आइलैंड्स। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं ये सिचुएशन क्या इंडिकेट करती है, ये सिचुएशन जो है ये क्या इंडिकेट करेगी, इंडिकेट क्या कर रही है, ये आपने बताना होगा कि ये जो सिचुएशन इंडिकेट करती है कि स्पीशीज लिविंग ऑन साउथ अमेरिका, स्पीशीज जो कि साउथ अमेरिका की हैं, ये इनके बारे में बताएंगे। ये क्या हुआ है कि जो क्योंकि और कहीं भी नहीं पाई जाती दुनिया में, उनके बारे में बताना होगा कि ये जो स्पीशीज हैं ये रिसेंबल कर रही हैं साउथ अमेरिकन स्पीशीज से। इनसे क्या मिलती है, इनकी रिजेम्बलेंस यानी मुशाबियत मिलती है। और ये भी हमें पता चलता है कि ये फिर कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, ये साउथ अमेरिका से माइग्रेट हुए हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद दूसरी डिफरेंट आइलैंड्स पे जाने के बाद ये क्या हो गए हैं, डाइवर्सिफाइड हो गए, यानी मुख्तलिफ अक़साम में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें आपको बड़े जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल मिलती है, ख़ास तौर पर जो एग्जांपल मिलती है वो किस चीज़ की एग्जांपल मिलती है, यानी आपने इसको पढ़ा होगा नेशनल बुक फाउंडेशन में भी, फिंचेस का हवाला देता है डार्विन, बर्ड्स होते हैं, डार्विन के मुताबिक इसने 13 डिफरेंट टाइप्स, 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस जो थी, ये इसने यानी काइंड ऑफ बर्ड्स हैं, ये इनके बारे में इसने बताया था कि बज़ाहिर क्या है क्वाइट सिमिलर है लेकिन डिफरेंट स्पीशीज है। ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है। इनके बारे में इसने बताया था कि कुछ स्पीशीज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई किस तरफ, इंडिविजुअल आइलैंड्स की तरफ, इसमें सम स्पीशीज वर restricted to individual islands, इंडिविजुअल आइलैंड तक महदूद हो गई, बाकी जो दूसरी थी while others डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी on two or more nearby islands, on two or more nearby islands। तो इस तरह ये फिंचेस के बारे में क्या बताया था, 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस थी
देखने में तो एक जैसी लगती थी बट दे बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है जी। और उसमें से कुछ स्पीशीज जो थी देवर रेस्ट्रिक्टेड, महदूद हो गई थी इंडिविजुअल आइलैंड्स की तरफ, जबकि बाकी जो स्पीशीज थी वो नियर बाई, करीब करीब जो दूसरे आइलैंड थे वहां पर पहुंच गई। तो इस तरह ये फिंचेस के बारे में इसने बाकायदा ऑब्जर्वेशंस ली। तो अब देखें इसमें हमने आगे चलना है। अब इसमें जो परसेप्शंस थी डार्विन की उनके बारे में बताना है, क्या परसेप्शन थी। दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि परसेप्शंस डार्विन की क्या थी यहाँ पे। परसेप्शंस के बारे में अब देखिए, हमने बताया था 1831 से लेकर 1836 तक इसका वॉयज है, यानी कि क्रूज अराउंड द वर्ल्ड, यानी बहरी सफर है तकरीबन कितना 5 साल का। जब 1836 में डार्विन जो है वापस इंग्लैंड आया, यानी 1836 डार्विन बैक वापस आया कहाँ पे, इंग्लैंड। वहां पे आने के बाद इसने क्या किया कि बताया कि इसकी परसेप्शन अपनी शो की इसने कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, न्यू स्पीशीज जो है, द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के बारे में इसने क्या बताया था कि एन एडॉप्टेशन एंड adaptation are closely related, are closely related। अब देखें इसी सेंटेंस से आपको एमसीक्यू बन सकता है कि what was the perception of Darwin whether the origin of species and adaptations are not linked at all, they are slightly related, they are closely related। इस तरह के क्वेश्चन बनते होते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा इसका। तो ये इस तरह से एक तो ये इसकी परसेप्शन थी कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज और अडॉप्टेशन जो ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। रेफरेंस जो दिया जाता है इसमें आर्माडिलो, आर्माडिलो एनिमल्स जो होते हैं इन अमेरिका, इसका रेफरेंस आप देखिए। इसके बाद देखिए इसमें अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा है कि थोड़ी देर के बाद मैं इसको क्लोज करूंगा और उसके बाद रीस्टार्ट करूंगा जूम को। ओके, अभी फिलहाल चल रहा है, उसके बाद जब एंड होगा तो मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करूंगा, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। तो अब उसके बाद सेकंड परसेप्शन इसकी क्या आ जाती है डार्विन की, कि न्यू स्पीशीज जो होती हैं अराइज फ्रॉम एंसेस्ट्रल फॉर्म्स। न्यू स्पीशीज जो होती हैं ये कहाँ से अराइज होती हैं, ये हम कह सकते हैं वुड अराइज फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल फॉर्म, एंसेस्ट्रल फॉर्म कितने अराइज होंगी फ्रॉम एंसेस्ट्रल फॉर्म बाय ग्रेजुअल adaptation, by gradual accommodation of adaptation। तो इस तरह से ये जो नई स्पीशीज बनती हैं एंसेस्ट्रल फॉर्म से बनती, ग्रेजुअल अकोमोडेशन ऑफ अडॉप्टेशन, किस में, टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स।
डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो ये सेकंड परसेप्शन थी डार्विन की। और इस तरह से जो थर्ड आपको रेफरेंस मिलता है वो क्या मिलता है कि आफ्टर मैनी जनरेशन, आफ्टर मैनी जनरेशंस, कई जनरेशंस के गुजरने के बाद क्या होता है, एज सेपरेट स्पीशीज, ये जो क्या होगा कि आफ्टर मैनी जनरेशन ये जो टू पॉपुलेशंस होंगी, टू पॉपुलेशंस होंगी मैनी जनरेशन के बाद, ये क्या बन जाएंगी, ये इतनी डिफरेंट हो जाएंगी कि एक दूसरे के बाद ये सेपरेट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है। यही चीज हुई है किसके, जो रेफरेंस दिया गया ना आपको फिंचिस का, वो यही रेफरेंस दिया गया। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ जब ये माइग्रेट कर गई तो फिर उसमें इतनी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आना शुरू हुई, और मैनी जनरेशन के बाद इसकी जो दो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो गई और सेपरेट स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई। यही रेफरेंस जो आपको फिंचेस का जो मिलता है वो यही हवाला है कि गैलापागोस आइलैंड पे जो आपको फिंचेस मिल रही हैं वो इसी का नतीजा है कि वो मेन लैंड से क्या हुआ है कि माइग्रेट कर गई दूसरे नियर बाई आइलैंड्स की तरफ, और फिर आइसोलेशन हो गई, और आइसोलेशन के रिजल्ट के तौर पर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आना शुरू हुई, और कई जनरेशन में ये जो दो पॉपुलेशन अलग हो गई थी, ये कई जनरेशन के बाद ये फिर किस में डेवलप हो गए, इनटू सेपरेट स्पीशीज में ये डेवलप हो गए। तो ये इस तरह से तीन इसकी जो है आपने परसेप्शंस याद रखनी है। पहली मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब 1836 में डार्विन वापस आता है, वापस इंग्लैंड आता है, तो उसकी परसेप्शन पहले की थी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड एडाप्टेशन आर क्लोजली रिलेटेड। उसने क्या कहा था कि नई स्पीशीज का बनना और एडाप्टेशन उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो एक दूसरे बहुत ज़्यादा करीबी इसका ताल्लुक होता है। फिर हमने सेकंड पॉइंट बताया कि न्यू स्पीशीज विच अराइज फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल फॉर्म, नई स्पीशीज किससे बनती हैं, उनके अबावजात वाली स्पीशीज से बनती हैं बाय ग्रेजुअल एकोमोडेशन ऑफ अडॉप्टेशन। ग्रेजुअली उसमें क्या होता है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है अडॉप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर तीसरा हमने क्या बताया कि कई जनरेशन आफ्टर मेनी जनरेशन क्या होता है कि टू पॉपुलेशन जो होती है वो इतनी डिफरेंट हो जाती है कि उनको आप डेजिग्नेशन दे देते हो नई स्पीशीज का, आप उसको क्या डेजिग्नेशन दे देते। ये हुआ था बेसिकली जो फिंचिस का आपको हवाला दिया गया डार्विन के हवाले। फिर उसके बाद डार्विन ने क्या किया था, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट है, उसमें से भी समटाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। की पॉइंट्स की तरफ तो हमें आना ही आना है, डार्विन की थ्योरी के जो मेजर पॉइंट्स है वो तो हमने बताने ही बताने, लेकिन एमसीक्यूज कहीं और से भी आ सकते हैं। जैसे डार्विन ने तैयार की थी आउटलाइन अपनी थ्योरी की जिसको नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया गया, और उसकी जो वजाहत की थी इसने 1884 में 1844 में, कि उसने लॉन्ग ऐसे लिखा था लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ था। याद रखिएगा जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन किस चीज की आउटलाइन, थ्योरी की, डार्विन की जो थ्योरी है इसकी जो आउटलाइन थी, मेरी थ्योरी कौन सी है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। इसकी आउटलाइन उसने तैयार कर ली थी जो कि उसको एलेबोरेटेड, उसको एलेबोरेट किया गया था, एलेबोरेटेड 1844 में इसने इसको एलेबोरेट किया था। किस सूरत में, लॉन्ग ऐसे की सूरत में है, और ये फिर बेसिकली क्या था, नॉट पब्लिश्ड, यानी ये पब्लिश नहीं हुआ था। यानी आउटलाइन उसने बना ली थी, किस चीज़ की, फ्रेम कर ली थी अपनी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की, उसको एलेबरेट भी कर दिया था उसने, उसकी वजाहत भी कर दी थी 1844 में लॉन्ग ऐसे की सूरत में, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ था। अब आ जाती है बात, साथ ही रेफरेंस आपको किसका मिल जाता है, ये मैथस का, मैथस।
मेथड्स का हवाला दो कि इसने 1766 से 1834 मेथड्स। अब इसने पब्लिश किया था ऐसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी इसमें आपने याद हो क्या ये नेशनल बुक फाउंडेशन में भी और इस तरह से मैट्रिक क्लास में भी थोड़ा सा इसका रेफरेंस पढ़ा होगा कि किस तरह से दुनिया की आबादी बढ़ती है और उसके साथ साथ फूड की डिमांड भी इंक्रीज होती है अर्थमेटिकली एंड जियोमेट्रिकली। जियोमेट्रिकली क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अर्थमेटिकली क्या होता है, फूड की डिमांड इंक्रीज होती है। बहुत सी चीज़ें इसने बताई दी हैं, सिर्फ हम रेफरेंस दे रहे हैं कि मैथ्स ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो लिखी थी बुक, उसने डार्विन ने वापस आने के बाद बाकायदा इसको स्टडी किया था, अच्छा खासा इसको स्टडी किया था। अब आ जाता है रेफरेंस किसका, नेक्स्ट जो आपको रेफरेंस मिलेगा दैट इज ऑफ अल्फ्रेड रसल वेलेस। अल्फ्रेड रसल वेलेस, ठीक है जी, देख सकते हैं 1823 से आ गया इसका, दैट इज ऑफ 1950। ये डार्विन का बेसिकली क्या था, जूनियर था, डार्विन वाज सीनियर और ये उसका क्या था, जूनियर था। एक और ये इसको हम नेचुरलिस्ट का रेफरेंस देंगे, ये भी क्या था, ही वाज आल्सो नेचुरलिस्ट, ये भी नेचुरलिस्ट था। इसने क्या किया था कि वर्क किया था ईस्ट इंडीज में, ईस्ट इंडीज जिसको आप क्या कहते हो, मलाया का नाम देते हो, ठीक, यहाँ पे। और उसने डेवलप की थी थ्योरी, डेवलप्ड थ्योरी डेवलप की थी इसने, और वो थ्योरी क्या थी इसकी, दैट इज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप देख लें ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे डार्विन की थ्योरी थी, लेकिन वो अनपब्लिश्ड था। डार्विन ने जो ऐसे लिखा था दैट वाज अनपब्लिश्ड, और ये भी इसने ये जो डेवलप की थी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है जी, किसने, अल्फ्रेड वेलेस ने। तो अब थ्योरी जो थी इसमें जो हिस्ट्री वो यही बताती है कि इसने डार्विन को भेजे थे ये पेपर चेक करने के लिए, तो डार्विन देख के हैरान हुआ कि जो उसने अपना ऐसे लिखा था 1844 में प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड, सॉरी ये नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड, तो उसी तरह का सेम उसी तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो किसकी, अल्फ्रेड रसल वेलेस की भी है। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं आगे चलकर कि थ्योरी जो थी वो प्रेजेंट हुई थी बेसिकली। इसके बाद क्या हुआ था कि ये प्रेजेंट की गई थी थ्योरी लेनिन सोसाइटी ऑफ लंदन, यानी थ्योरी जो थी प्रेजेंटेड कहाँ पे प्रेजेंट की गई थी, दैट वाज इन लेनिन सोसाइटी। ये जो रेफरेंस देते हैं आप, लेनिन सोसाइटी ऑफ लंदन का रेफरेंस देते हैं 1 जुलाई 1858, एक साल पहले देख सकते हैं। डार्विन की थ्योरी कब आती है, 1859 में आती है, और ये क्या 1858 का आपको रेफरेंस मिलता है। तो लिहाजा ये बेसिकली क्या थी, बेसिकली ये थी जॉइंट ऑथरशिप कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड जॉइंट ऑथरशिप, यानी इनके ऑथर दोनों थे, डार्विन भी था और वेलेस भी था। इसको डार्विन वेलेस थ्योरी का नाम भी दिया गया था, डार्विन वेलेस थ्योरी का नाम भी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, जॉइंट ये ऑथरशिप कहलाती है। तो अब उसके तकरीबन एक साल के बाद, आफ्टर
1 ईयर। ये तो था इसका जॉइंट, इनका हमें बता रहे थे कि इनका जॉइंट ऑथरशिप थी दोनों की, अल्फ्रेड वेलेस की और दूसरा किसकी, डार्विन की। तो अब उसके बाद इसमें क्या था कि आफ्टर 1 ईयर, यानी 1858 में था ना इनका, बेसिकली जॉइंट ऑथरशिप जो थी 1858 में थी। तो 1859 में नवंबर 1859 की हमने बात करनी है। यहाँ पे जो अब डार्विन है, इसने अपनी थ्योरी जो थी वो जो है किस नाम से, डार्विन्स के बारे में बताएंगे। पब्लिश्ड जो थ्योरी जो थी, थ्योरी किसके साथ, ओन नेम के साथ, अपने नाम के साथ इसने अपनी थ्योरी जो थी दैट वाज प्रेजेंटेड, इसने प्रेजेंट की थी। तो उसका नाम क्या था, दैट इज द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बुक का नाम क्या था वो हम पहले बता चुके हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस नाम से फिर ये 1859 में, सारा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, जो जो पॉइंट्स आपको बताए गए इनको जरा ध्यान से देखना है। अब इसके आपने बताना होगा कि इस बुक में दो मेन पॉइंट्स है जिसको हमने डिस्कस करना है। टू मेन पॉइंट्स, टू मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी। अब टू मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले आ जाता है डिसेंट with modification, with modification। और दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन। अब ये दो मेजर पॉइंट्स है किसकी, डार्विन की थ्योरी की। आपको मैं आपको बताता चलूं कि इसमें से भी एमसीक्यूज बनते हैं। द टू मेन पॉइंट्स आर, जैसे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन दिया है एंड द सेकंड वन एडॉप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसको उलट कर देंगे तो गलत हो जाए, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन आएगा, एडॉप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। इसी तरह से फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, ये अगर दूसरा पॉइंट कर दिया जाए वो भी गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट आपने मालूम हो कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, सेकंड पॉइंट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशन है। ये सीक्वेंस भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है। और इसी तरह से एडॉप्टेशन पहले ले आए, नेचुरल सिलेक्शन बाद में ले आए, इस तरह से भी इसको थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसका सीक्वेंस क्या है, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपने किसके बारे में बताना है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट ओल्ड को कहते हैं, विद मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस को कहते हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब इसमें देखिए डार्विन की थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिज्म जो है जो कि आज सर्वाइव करते हैं, ये बेसिकली डिसेंडेंट हैं, कुछ इनके अपने कॉमन एंसेस्टर से होकर आए हैं रिमोट पास्ट में। तो लिहाजा जितने भी डार्विन के मुताबिक जो आज ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दे आर बेसिकली किससे आए हैं, अपने एंसेस्टर से हैं जो कि रिमोट पास्ट में पाए जाते हैं। लिहाजा डार्विन ने जो व्यू किया था हिस्ट्री ऑफ लाइफ को, बिल्कुल उससे उसने मुशाबियत किससे दी थी, उसको एक ट्री से मुशाबियत दी थी। जैसे ये दरख्त होता है, मैं आपके सामने ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, ये एक ब्रांच एंड सब ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस एंड सो ऑन, ये देखिए ऐसे एक आपको एक ट्री बनाया गया। ट्री से उसने मुशाबियत दी थी किसको, ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस को। उसने क्या कहा था कि एक ट्री होता है उसमें मल्टीपल ब्रांचिंग सिस्टम होते हैं। मल्टीपल ब्रांचिंग का मतलब इससे ये दो ब्रांचेस बन रही, इससे मजीद ये ब्रांचेस बन रही, इससे मजीद, इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल ब्रांचिंग सिस्टम का नाम देते हैं। और री ब्रांचिंग वगैरह होती है। और इसमें ये इसका कॉमन ओरिजिन कहलाता है, ये इसका कॉमन ट्रंक जो है, ये कॉमन ट्रंक जो है ये बेसिकली क्या है, ये इसका कॉमन ओरिजिन कहलाता है इसका।
ठीक है जी। फिर इस कॉमन ओरिजिन से आप आगे चलें तो आप क्या देखते हैं कि आपको ये टिप्स ऑफ द ईच ब्रांच आपको क्या नजर आएगा, डाइवर्सिटी नजर आएगी ऑर्गेनिज्म की। यानी यहाँ पे ये ब्रांच है, ये ब्रांच निकल रही है एट द टिप ऑफ द ब्रांच, ये आपको क्या मिल रहे हैं, आगे आपको ये डाइवर्सिटी नजर आ रही है, यानी कि आपको वैरायटीज नजर आ रही है। फिर ये आएगा तो इससे मजीद क्या होगा, ये ब्रांचिंग नजर आ रही है। तो ये बेसिकली ये जो ब्रांच है ये एंसिस्टर किसके, ये डिसेंडेंट्स के। ये जो ब्रांच है ये एंसिस्टर किसके, इन डिसेंडेंट्स के। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन थ्रू टाइम्स, वक्त के गुजरने के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं इसी को आप एवोल्यूशन का नाम देते हो। जो फॉर्क ब्रांच, मिसाल फॉर्क है ना, ये वाई शेप ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फॉर्क कहते हैं। एट ईच फॉर्क एवोल्यूशनरी ट्री एंड एंसेस्टर क्या होगा, कॉमन टू ऑल लाइंस ऑफ एवोल्यूशन ब्रांचिंग फ्रॉम द फॉर्क। ये फॉर्क है, ये फॉर्क है, इससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये इनका एंसेस्टर है, इससे जितने भी ब्रांचेस निकलेंगे उसका ये एंसेस्टर कहलाएगा। तो लिहाजा डार्विन ने डिसेंट मॉडिफिकेशन को किससे कंपेयर किया था, विद दैट ऑफ अ ट्री। तो जिसका मेन ट्रंक जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये इसके एंसेस्टर कहलाएंगे। तो इस तरह ये एक तो पहला पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट कौन सा है इसका, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन आ जाता है। नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशंस, इसके बारे में स्टूडेंट देखें, डार्विन ने सजेस्ट किया था कि पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल स्पीशीज की होती है बेटर अडॉप्टेड होती है अपने लोकल इन्वायरमेंट में। यानी जो एक ही जगह का इन्वायरमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, लोकल इन्वायरमेंट में। किसके जरिए ये बेटर अडॉप्टेड होती है, ये नेचुरल सिलेक्शन के जरिए बेटर अडॉप्टेड होती है। तो थ्योरी जो है बेसिकली ये जो ऑब्जर्वेशंस ये होती हैं कि पॉपुलेशन जो भी होगी इंडिविजुअल्स की वो जिस इन्वायरमेंट में पाई जाती है वो उस इन्वायरमेंट को सपोर्ट भी करता है। नतीजा क्या होता है कि जो भी स्पीशीज है उसमें इंडिविजुअल उनकी अपना कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की। तो हर जो स्पीशीज होती हैं उनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं तो इन्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज क्या कम है, तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में फॉर फूड, फॉर स्पेस, फॉर शेल्टर, फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए उसमें स्ट्रगल होती है। सर्वाइवल इन द स्ट्रगल क्या होता है, फॉर एग्जिस्टेंस होता है। ये रैंडम नहीं होगा, याद रखिएगा। सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम, कीप इन योर माइंड, नॉट रैंडम, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। वो इंडिविजुअल्स जो कि इनहेरिट करते करेक्टर्स, ऐसे करेक्टर्स, ऐसे हेरिडिटी ट्रेड जो कि फिट करते हैं उनको बेस्ट उस एनवायरनमेंट में वो रह जाते हैं और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। किन के मुकाबले में, जिनमें वो ऐसे करेक्टर्स नहीं होते उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, वो फिर सर्वाइव नहीं करते। लिहाजा ये जो ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं पॉपुलेशन में वो इकट्ठी होती जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। नतीजा क्या होता है, उसके रिजल्ट के तौर पर एक नई स्पीशीज बन जाती है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या है कि हर जो स्पीशीज होती है उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स और फिर इन्वायरमेंट जो है उसको सपोर्ट करता है। नतीजा क्या होता है, उसमें क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज इंडिविजुअल्स ज़्यादा होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, स्ट्रगल होता है फॉर एग्जिस्टेंस, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के रिजल्ट के तौर पर सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस रैंडम नहीं होता। और इंडिविजुअल जो इनहेरिट करते हैं बेटर अडॉप्टेड कैरेक्टर बेस्ट इन्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं वो रह जाते हैं, जिनमें किसके मुकाबले में, वो जिनमें ये कैरेक्टर्स नहीं होते इन्वायरमेंट के मुताबिक। इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं, इसको नेचुरल सिलेक्शन का नाम भी दिया जाता है। तो लिहाजा ग्रेजुअल चेंजेस होती है पॉपुलेशन में, वो इकट्ठी होती है और द जनरेशन आफ्टर जनरेशन नतीजा क्या होता है कि एक नई स्पीशी उसके रिजल्ट के तौर पे बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन। ये नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट जहाँ तक आपको ये डार्विन की थ्योरी क्लियर हो कि डार्विन की थ्योरी क्या थी, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, मजीद अगर इसको आप एलेबरेट करना चाहते हैं, इसकी मजीद वजाहत करना चाहते हैं
तो मैं आपको थोड़े से एक और अंदाज से भी मैं जरा इसको लेक्चर की फॉर्म में सुन लीजिए, क्योंकि मैं अभी लिखूंगा तो वो फिर उसमें और आपका मजीद टाइम लगेगा। मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसकी। इस तरह से देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन को जब आप स्टडी करते हो उसमें आपको क्या नजर आती है, वेरिएशंस नजर आती है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं हर स्पीशीज के, उसमें कई डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं। यानी इंसान को देखें ना, हर इंसान जो होता है दूसरे इंसान से क्या है, डिफरेंट नजर आता है। किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी का स्किन कलर क्या है, किसी का स्किन कलर क्या है, किसी का इम्यून पावर क्या है, किसी का इम्यून पावर क्या है। सो लिहाजा इंडिविजुअल जो होते हैं हर स्पीशीज के, उनमें आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं। कोई भी दो इंडिविजुअल जो होते हैं वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। तो लिहाजा डार्विन जो था, इसको ये नहीं पता था कि नेचर में जो ये वेरिएबिलिटी पाई जाती है ये क्या है। बस उसने ये कहा था कि वेरिएशंस हैं जो कि नजर आती हैं, जो कि उसको ये नहीं पता था वेरिएशंस किस तरह से होती हैं। उसको ये नहीं पता था कि वेरिएशंस जो होती हैं जीन क्या है, किस तरह से ये वेरिएशंस जो होती हैं, चेंजेस आती हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। तो लिहाजा डार्विन को जो चीज़ उसने ऑब्जर्व की थी वो बताई। फिर उसके साथ साथ इसमें हम बताते हैं, जब किसी भी पॉपुलेशन की बात की जाती है, पॉपुलेशन साइज की बात की जाती है। पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज होते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म के रैपिडली इंक्रीज होते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सी स्पीशीज होते हैं उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ऑल ओवर। लिहाजा ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग, वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है किसके लिए, कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज के मुकाबले में। तो लिहाजा फिर हमने क्या बताया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। ओवर प्रोडक्शन नेचुरली नतीजा क्या होगा, उसमें सिवियर कंपटीशन बन जाता है इंडिविजुअल्स के दरमियान ऑफ अ पॉपुलेशन, जो कि जरूरी होता है किसके लिए, लाइफ के लिए, जिसको अब डार्विन ने क्या कहा था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का नाम दिया था डार्विन ने। अब इसमें आपको ये बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें देखें कि कंपटीशन आपको नजर आएगा इंडिविजुअल्स के दरमियान। यानी मोर यूजफुल वेरिएशंस जो होंगी, या इस तरह से कह सकते हैं वो मेंबर्स किसी भी पॉपुलेशन के, वो जो ज़्यादा फिट होते हैं, बेटर अडॉप्टेड होते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, या उनमें वेरिएशन जो होती है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट होती है, वो जिंदा रहते हैं किस, इस स्ट्रगल के दौरान फॉर एग्जिस्टेंस। हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि नेचर सेलेक्ट कर रही है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए, फ्यूचर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी, ताकि वो आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करें। इसी को आप नाम क्या देते हो, नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने इसी को नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था। तो नई स्पीशीज का जहां तक बनना है, जिसको हम कहते हैं डिसेंट यानी ओल्ड विद मॉडिफिकेशन, यानी चेंजेस थ्रू टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ जो चेंजेस आती है उसे आप क्या कहते हो, एवोल्यूशन कहते हो। तो नेचुरल सिलेक्शन मदद करता है कि नई स्पीशीज अडॉप्ट करें चेंजिंग एनवायरनमेंट को। तो इसमें जो ऑपरेशन है नेचुरल सिलेक्शन का, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नतीजा क्या होता है, ज्यादा फेवरेबल वेरिएशन जो होती है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। नतीजा क्या होता है, आगे आने वाली जनरेशन में क्या होगा, फेवरेबल वेरिएशन जो होती है वो जमा होना शुरू हो जाती है। और ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वेरिएशंस का, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नतीजा क्या होता है, नई स्पीशीज उसकी वजह से बन जाती है। इस प्रोसेस को हम डिसेंट विद मॉडिफिकेशन थ्रू टाइम्स का नाम देते हैं, या क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज का नाम देते हैं, या स्पेसिएशन भी कह सकते हैं आप इसको, टेक्निकली स्पेसिएशन का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट ये बाकायदा एलेबोरेशन है। दो मेजर पॉइंट वो हैं जो कि आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने, यानी कौन कौन से, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन। उसकी मैंने थोड़ी सी आपको क्या है डिटेल बताइए कि किस तरीके से आप इसको समझते हैं। तो यहाँ तक क्या हो गया डार्विन की थ्योरी। अब उसके बाद इसमें डार्विन की थ्योरी यानी नेचुरल सिलेक्शन के साथ आपने क्या बताना होता है, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ डार्विन थ्योरी, एविडेंसेस की बात की जाती है ऑफ डार्विन थ्योरी। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जो इसमें एविडेंस है, वेदर इट इज पेलियोंटोलॉजी, वेदर इट इज फ्रॉम एनाटॉमी, वेदर इट इज फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, और वेदर इट इज फ्रॉम बायो जियोग्राफी।
याद रखिएगा जो पहला एविडेंस है डार्विन की थ्योरी का वो क्या है, बायोजियोग्राफी है। रीजन क्या है, डार्विन ने जब साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन और डिफरेंट आइलैंड्स का जो विजिट किया था, तो उसमें जो आप जैसे फिंचेस की एग्जांपल देते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलता है कि आइसोलेशन एंड एडॉप्टेशन मिलता है। यानी स्पीशीज जो थी, जो एक ही स्पीशीज, एक ही पॉपुलेशन की जो मेंबर्स थे, एक्सीडेंटली क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं किसी बैरियर की वजह से, और उस बैरियर की वजह से इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, आइसोलेशन कहेंगे। और आइसोलेशन के बाद उस इन्वायरमेंट में क्या उसकी अडॉप्टेशन होती है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशंस होती है, और वो मॉडिफिकेशन जो होती है, वो जो बेस्ट सुटेबल मॉडिफिकेशंस होती है, इन्वायरमेंट उसको, नेचर उसको सिलेक्ट करती है, और उसके बाद ये इकट्ठी होती जाती है क्या चीज, ये वेरिएशन, और विद जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको एक नई स्पीशी की सूरत में नजर आती है। तो लिहाजा पहला एविडेंस जो था डार्विन की थ्योरी का वो क्या है, बायोजियोग्राफी का नाम देते हैं। ठीक है जी। आप थोड़ी सी इसका रेफरेंस आप अपना बुक का हवाला भी लेंगे, जाहिर बात है उसी से आपने लेकर उसको भी अटेम्प्ट करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स और एनिमल्स का ओशियनिक आइलैंड की तरफ हम जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को, यानी डार्विन की थ्योरी को। इस बहरी सफर के दौरान डार्विन ने विजिट किया था कैपीवर्ड आइलैंड, और जो कि बेसिकली एक वॉल्केनिक और इसका ओरिजिन है, ये नियर इक्वाडोर है, ऑफ कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अब आप देख रहे हैं रेफरेंस आपको कैपीवर्ड आइलैंड जो कि वॉल्केनिक इन ओरिजिन है, और नियर इक्वाडोर है, ऑफ कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे अपेरेंटली डिफरेंट नजर आ रहे थे फ्रॉम मेनलैंड यानी साउथ अमेरिका के मामले में, लेकिन कुछ उसमें बेसिक सिमिलैरिटीज भी थी। तो डार्विन की जो फाइंडिंग थी गैलापागोस आइलैंड पे, और उसने जो कंपैरिजन किया था उसका मेनलैंड के साथ, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कई सालों के बाद जब डार्विन ने विजिट किया था गैलापागोस आइलैंड का, जो कि साउथ अमेरिका के करीब है, उसने क्या देखा था कि रिजेम्बलेंस पाई जाती है ऑर्गेनिज्म और उस आइलैंड के, गैलापागोस आइलैंड के, और मेनलैंड से मुराद साउथ अमेरिका के। तो डार्विन ने बहुत केयरफुली नोट किया कि क्लाइमेट दोनों एरियाज का तो सेम है, दोनों आइलैंड्स का क्या है, सेम है, लेकिन टोटली डिफरेंट फाना एंड फ्लोरा वहां पे आपको मिलते हैं। ये सॉर्ट ऑफ सिचुएशन थी कि क्या जाहिर करती है कि जो फ्लोरा एंड फाना है इन आइलैंड्स के, ये अपने मेन लैंड से क्या हुए थे, अलग हो गए थे। कहां से आए थे ये, अपने मेन लैंड से, साउथ अमेरिका से आए थे रिमोट पास्ट में। तो वो आइसोलेशन की वजह से क्या हुआ, एडाप्टेशन हुई, एडाप्टेशन के हिसाब से क्या हुआ, उसमें चेंजेस आई, और चेंजेस के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम सुटेबल चेंजेस को किसने सिलेक्ट किया, इन्वायरमेंट ने, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और उसके रिजल्ट के तौर पर नई स्पीशीज बनी। तो लिहाजा ये एविडेंस क्या कहलाता है, एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो एविडेंस आप देखते हो, एविडेंस फ्रॉम पेलियोंटोलॉजी यानी फॉसिल रिकॉर्ड का रेफरेंस दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको भी जरा ध्यान से देख लें कि एविडेंस फ्रॉम पेलियोंटोलॉजी यानी फॉसिल रिकॉर्ड क्या है। बेसिकली पेलियोंटोलॉजी कहते किसको है, ये जरा मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा, क्या मैं लिखूं इसको सारा या आपको सिर्फ आपको समझा दूं, जरा काइंडली मुझे फीडबैक दीजिएगा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, एनीवन सर नोट भी कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं आप लोग सारा, बता दो मुझे। जी सर। तो मैं लिखूं साथ साथ, फिर टाइम ज्यादा लगेगा, मैं इसलिए कह रहा था। चले आप सुन रहे हो तो उसको नोट करते जाए, क्या कहते हैं, ये लिखूं सारा। चले जी, एविडेंस फ्रॉम, चले मैं लिखता हूं इसको, देख लेंगे। एविडेंस फ्रॉम पेलियोंटोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं। यानी आप पेलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन अगर पूछी जाती है कि स्टडी ऑफ पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ को भी कहते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ को भी कहते हैं हम, क्या चीज, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, with the help of
फॉसिल्स, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, इसको आप पेलियोंटोलॉजी का नाम देते हैं। अब इसमें अहम चीज आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, फॉसिल्स के बारे में पता होना चाहिए कि फॉसिल किसे कहते हैं। फॉसिल्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें याद रखना डेफिनेशन में पूछी जाती हैं। या तो इधर क्या होगा, ये इधर एक्चुअल रिमेन्स ऑफ, एक्चुअल रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं, या तो एक्चुअल रिमेन्स होते हैं या ट्रेसेस बकायाजात होते हैं किसी इसके ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अब ये प्रिजर्व हो सकते हैं, में प्रिजर्व, में प्रिजर्व्ड, महफूज होते हैं, प्रिजर्व्ड होते हैं। अब किस में, अब इसकी पूरी एक लिस्ट है, यानी ये सैंड में भी प्रिजर्व हो सकते हैं, इसी तरह से ये रेजिन में भी प्रिजर्व, रेजिन किसे कहते हैं, ये गम्स वगैरह दरख्तों से जो निकलती है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, रेजिन का नाम देते हैं, गोंद भी कहते हैं उर्दू में, और गम्स भी कहते हैं, रेजिन भी कहते हैं, ठीक है जी। ये तो ये इसमें भी ये प्रिजर्व हो सकते हैं। इसी तरह से ये आइस में भी प्रिजर्व हो सकते हैं, आइस में, ठीक है जी। और इसी तरह से देखिए कि ये आपको आमतौर पर जो मिलेंगे किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, यानी सेडिमेंट से लिया गया लफ्ज। अब सेडिमेंट किसको कहते हैं, लेयर को कहते हैं इसको, ऐसी चट्टानें जिसमें, ऐसी रॉक्स जिसमें लेयर्स पाए जाते हैं, लेयर पैटर्न पाया जाता है, सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स को कहते हैं। तो आप देखिए जो एक्चुअल रिमेन्स हैं या ट्रेसेस हैं ऑर्गेनिज्म के जो कि प्रिजर्व्ड होते हैं, सैंड में होंगे, रेजिन में होंगे, आइस में होंगे या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स का नाम देते हैं। इसी तरह से एक और भी इसमें चीज आपको पता हो कि ये बेसिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। क्या चीज, फॉसिल की हम बात करें, पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जो कि टर्न्ड इनटू स्टोन्स, जो कि इस पत्थरों की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, टर्न्स इनटू स्टोन्स। किस वजह से, ड्यू टू पेट्रिफिकेशन, पेट्रिफिकेशन। अब पेट्रिफिकेशन क्या होता है इसको समझ लो। पेट्रिफिकेशन जो होती है, जैसे मिसाल के तौर पर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कास्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या फिर मोल्ड्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये सांचे होते हैं जो सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज जो होते हैं ना, जब एनिमल्स के सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज होते हैं वो क्या कर जाते हैं, जाहिर बात है वो डिके हो जाते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जब इंसान या कोई जानवर मर जाता है तो सबसे पहले उसके सॉफ्ट टिश्यूज खत्म होते हैं ना, बाद में बोन्स वगैरह रह जाती हैं, वो खत्म होती है। तो लिहाजा होता ये है कि पेट्रिफिकेशन में क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उसके सॉफ्ट टिश्यू जब खत्म होते हैं तो उसमें पेट्रिफिकेशन होती है। खास तौर पर पेट्रिफिकेशन किस चीज की होती है, ये सिलिका, सिलिका किसे कहते हैं, ये जो सैंड होती है, सिलिका हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। इसके ये कैल्शियम कार्बोनेट के मिनरल्स होते हैं जो कि इसमें भर जाते हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज की जगह। तो लिहाजा क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टोन की सूरत इख्तियार कर लेता है, पत्थर की सूरत। देखें आपने अक्सर से अक्सर देखा होगा फॉसिल्स आपको बहुत सब पत्थरों की सूरत में नजर आते हैं। वो क्यों नजर आते हैं, उसमें पेट्रिफिकेशन हुई होती है। पेट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया क्या है कि उसके सॉफ्ट टिश्यूज जब खत्म होते हैं उसकी जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यानी एक मोल्ड टाइप, एक कास्ट टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सांचा सा बन जाता है जिसमें सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट टाइप मिनरल्स उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो उसी की शेप बिल्कुल इख्तियार कर लेते हैं जो बॉडी का पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का। तो उसे आप क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फॉसिल। इसको फॉसिल कहते हैं। इसी तरह से ये जो एविडेंस है फ्रॉम, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, डार्विन की थ्योरी, और डार्विन की थ्योरी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एविडेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला जो एविडेंस है बहुत ही इंप्रेसिव एविडेंस है, ठीक है जी।
एवोल्यूशन के लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें देखिए जो हम जब स्टडी करते हैं, अब देखिए जब फॉसल जो आप तो स्टडी कर लेते हो तो फॉसल के बाद उसका क्या चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है इसकी डेटिंग करते हैं आप। डेटिंग के लिए बाकायदा आप डेटिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हो। हम उस तरफ तो नहीं जा रहे कि डेटिंग टेक्निक क्या होती है, फॉसल की एज कैसे मालूम की जाती है, वो आप करते हो। हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट के हवाले से आप इसकी पूरी बाकायदा एज मालूम कर सकते हो किसकी, किसी भी फॉसल की। तो लिहाजा इसकी बाकायदा डेटिंग टेक्निक होती है। तो अब क्या होता है कि इसमें हम क्या देखते हैं कि हेल्प करती है डेटिंग टेक्निक डिस्कवर करने के लिए, कि बताया जाता है कि ट्रेंड एवोल्यूशन का क्या है। फॉसिल्स जो होती हैं बाकायदा बताते हैं कि उनके एंसेस्टर किस किस्म के थे और क्या थे। ये हमें इसका फायदा होता है, यानी एक बाकायदा आपको एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है किस चीज़ का, माजी की स्पीशीज का। जैसे मिसाल के तौर पर हम एविडेंसेस लेते हैं बायोकेमिस्ट्री से या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से या सेल बायोलॉजी से, तो हमें पता चलता है, यानी एविडेंस कहाँ से ले रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से और सेल बायोलॉजी से। तो हमें ये पता चलता है कि प्रोकैरियोट जो है वो एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म है। अब हमें पढ़ते हैं ना प्रोकैरियोट्स के बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में हमारी क्या राय है। प्रोकैरियोट जो है मोस्ट एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म है। सबसे पुराने हमारे अबाजात कौन है, ये प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। ये बाकायदा हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है, बायोकेमिस्ट्री से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से और सेल बायोलॉजी से। ये जो जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये बेसिकली कह सकते हैं ये सबसे पहले आए और उसके बाद यूकैरियोटिक लाइफ का आगाज होता है। ये हमें कैसे पता चलता है, फॉसल रिकॉर्ड से ही पता चलता है। लेकिन ओल्डेस्ट फॉसल अगर आपसे पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट फॉसल आपको जो मिलते हैं वो किसकी हैं, ये प्रोकैरियोट्स की है, याद रखिएगा। फॉसल ओल्डेस्ट फॉसल्स जो आपको मिलेंगे ये प्रोकैरियोट्स के होते हैं। अब देखिए जो हम अगर तारीखी लिहाज से जाएं, क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस, क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस की बात की जाती है, यानी क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस से मुराद आप तारीखी लिहाज से जाएं या टाइम के हिसाब से जाएं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब भी क्या होता है, द पैसेज ऑफ टाइम, या तारीखी लिहाज से डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स की स्टडी करते हो। वर्टिब्रेट्स, इनकी डिफरेंट क्लासेस आप स्टडी करते हो, ठीक है जी। ये किसकी, वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स की जो डिफरेंट क्लासेस आप स्टडी करते हो, क्लासेस के बारे में तो आपको पता हो, पहले आप किसको देखते हो, सबसे पहले आपको नजर आती हैं फिशेज नजर आती हैं, फिर आपको क्या नजर आते हैं, एम्फीबियंस नजर आएंगे। एम्फीबियंस के बाद आपको रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल से अब आगे आते हो, अब आपने रेप्टाइल से आगे आना है तो फिर आपको क्या नजर आएंगे, बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स आएंगे। अब ये सीक्वेंस तो आपने पढ़ा है ना अपने किंगडम एनिमेलिया में भी ये चीज आ जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सीक्वेंस क्या बनता है इसमें, तो सीक्वेंस जो है वो दरअसल डिफरेंट है। यानी आप सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस जो आप बनाते हैं वो बनता है फिश, फिर उसके बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद जो सीक्वेंस बनेगा याद रखिएगा, पहले क्या आएंगे, मैमल्स आएंगे और उसके बाद फिर क्या आएंगे, बर्ड्स आएंगे। वजह क्या होती है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं दे आर द कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स। यानी रेप्टाइल जो होते हैं बर्ड्स के भी एंसेस्टर हैं और रेप्टाइल जो होते हैं मैमल्स के भी एंसेस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि बर्ड्स से मैमल्स इवॉल्व हुए। रेप्टाइल जो है दे आर द एंसेस्टर ऑफ बोथ बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स। तो लिहाजा इस तरह आपको एक बाकायदा सीक्वेंस मिलता है, वो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल और उसके बाद फिर क्या आएगा, बर्ड्स आएगा। इस तरह से हम इसका सीक्वेंस बताते हैं। तो ये ख्याल करना है, एमसीक्यूज में लाजमी ये चीज पूछी जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। अब उसके बाद देखो इसमें जो मजीद आगे चलो तो इसमें आप क्या बताते हो कि
ये जो मुख्तलिफ इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं एवोल्यूशन की, उसमें जो एग्जाम्पल मॉडर्न हॉर्स की भी दी जाती है। एंसेस्टर जो थे उसके, उनको किस तरह के थे उनको बकायदा डग आउट किया गया है। यानी बहुत एंसेस्टर 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड बकायदा पूरा रेफरेंस है कि अर्ली हॉर्स किस किस्म का था, कैट लाइक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो उसकी हमें इंटरमीडिएट मिलता है वो क्या था, गोट लाइक। और आज जो मॉडर्न हॉर्स को आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट है। बकायदा उसके जो फुट के जो टो होते हैं उनकी तादाद भी डिफरेंट है। यानी हूफ जो आप उसकी स्टडी करते हो वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहीं से आपको एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड मिलता है। उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, सिर्फ हमें बताना है कि हमें जो मॉडर्न हॉर्स मिलता है ये इसके एंसेस्ट्रल फॉर्म्स को बकायदा डग आउट किया गया। तो फॉसिल एविडेंस क्लियरली शो करता है। बेसिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डार्विन थ्योरी शो विजुअल रिकॉर्ड। तो विजुअल रिकॉर्ड किसका जो दिखाई देता है, आपको नजर भी आता है, वो क्या है, फॉसिल रिकॉर्ड है। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो फॉसिल एविडेंस बकायदा हमें क्या बताते हैं, ग्रेजुअली जो चेंजेस आती हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये बकायदा एविडेंस मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात की जाती है। एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात की जाती है। एनाटॉमी किसे कहते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, डायसेक्टेड स्ट्रक्चर की हम एना मीन अप, टोमी मीन टू कट। एना मीन अप, टोमी का मतलब क्या होता है, कट। तो यानी जब आप डायसेक्ट करते हो तो इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी चीज की इंटरनल स्ट्रक्चर को बॉडी के हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी का नाम देते हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी जो होती है एनिमल्स की, ये बताती है कि कोई भी ग्रुप हो जो कि उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप कह सकते हो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं बॉडीज में जो कि सेम फंडामेंटल प्लान पर उनका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बाजार देखने में वो क्या नजर आ रहे होते हैं, डिफरेंट नजर आते हैं, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्या मिलता है, फंडामेंटल प्लान ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, सेम होता है। बहुत सी एग्जांपल्स मिलती है, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, आप विंग्स की एग्जांपल ले लें। विंग्स आप किसकी एग्जांपल देते हो, विंग्स में आप एग्जांपल देते हो बैट की, बैट जो कि फ्लाइंग मैमल है, ठीक है। इसी तरह से आप एग्जांपल देते हो किसकी, लेग की एग्जांपल दोगे, लेग किसकी, कौन सी लेग, फ्रंट लेग ऑफ डॉग, इसकी एग्जांपल ले लो। इस तरह आर्म ऑफ मैन की एग्जांपल ले लो, आर्म ऑफ मैन की एग्जांपल आप दे सकते हैं। एंड फ्लिपर्स की एग्जांपल दे सकते हो, एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल। वेल भी तो क्या है, मैमल है। फ्लिपर्स ऑफ वेल, क्या क्या हमने बताया, विंग्स ऑफ बैट्स, लेग इन कौन सी, फ्रंट लेग्स ऑफ डॉग, आर्म ऑफ मैन, फ्लिपर्स ऑफ वेल। इसको आप देखिए, ये इनके सब के क्या है, डिफरेंट फंक्शंस है, डिफरेंट फंक्शंस है। इन सब के डिफरेंट फंक्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है इनका, सेम बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है। यानी आप कह सकते हो कि सेम बोन्स होंगी, सेम नर्व्स होंगे, सेम ब्लड वेसल्स होंगे, सेम मसल्स होंगे। किस में, ये बैट के विंग्स में, फ्रंट लेग ऑफ डॉग में, आर्म ऑफ मैन में, फ्लिपर्स ऑफ वेल में आपको सेम क्या मिलेंगे, नर्व्स, नर्व्स आपको सेम मिल रहे हैं। इसी तरह से सेम आपको क्या मिलते हैं, ब्लड वेसल्स मिलेंगे। इसी तरह से आपको यहीं पे क्या मिलेंगे, सेम मसल्स मिलेंगे, सेम मसल्स भी मिलेंगे, ठीक है जी। अब देखिए डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, तो लिहाजा ये क्यों है, ये किस चीज को जाहिर करता है, कॉमन ओरिजिन को जाहिर करता है। किसको इंडिकेट करेगा, ये कॉमन ओरिजिन को जाहिर करता है, ठीक है जी। क्योंकि सेम लिम्स जो हैं एंसेस्ट्रल फॉर्म्स में आपको जो भी मिलती है ऑर्गेनिज्म में, इसी तरह से मिलेगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सेम हो, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसे आप बेसिकली क्या कहते हैं,
होमोलॉजी। होमोलॉजी क्या है? सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। होमोलॉजी किसे कहते हैं? सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। इन सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन हो तो इसे हम क्या कहते हैं? होमोलॉजी। और बेसिकली ये होमोलॉजी जो है होमोलोगस ऑर्गन्स के हवाले से बताते हो, जो कि फंक्शनली डिफरेंट होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए कि ऐसे ऑर्गन्स को आप होमोलोगस ऑर्गन्स का नाम तो दे रहे हैं, इसमें होमोलॉजीज होती हैं, ये दूसरे स्ट्रक्चर्स और सिस्टम में भी पाई जाती है, किसके? एनिमल्स के। और इसी तरह अगर हम प्लांट का हवाला करें, प्लांट्स का रेफरेंस दें आपको, तो प्लांट्स में आप क्या पढ़ते हो? फ्लावर पार्ट्स। फ्लावर पार्ट्स। अब फ्लावर पार्ट्स क्या होते हैं पता है आपको? कि फ्लावर पार्ट्स होते हैं ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ये भी क्या होते हैं? होमोलोगस होते हैं। ये भी होमोलोगस है। होमोलोगस क्यों है? क्योंकि इनके बारे में ये कंसीडर किया जाता है कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, यानी क्या है इसमें? सेपल पेटल्स होते हैं। ठीक है, सेपल हो गए, इसके पेटल्स हो गए, और इसी तरह से स्टेमन हो गए, और कार्पल, ये मेजर पार्ट्स हैं। इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली किससे ओरिजिनेट हुए हैं? लीव से। इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? लीफ है, लेकिन फंक्शन क्या है? हर एक का डिफरेंट है। सेपल का डिफरेंट है, पेटल का डिफरेंट है, स्टेमन का डिफरेंट है, कार्पल का डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन ये बेसिकली इनको हम कहते हैं ये लीव्स हैं। यानी कौन से लीव्स हैं? मॉडिफाइड लीव्स हैं। मॉडिफाइड लीव्स कहलाते हैं। तो ओरिजिन सेम है, यानी इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो प्लांट्स में भी आपको एग्जांपल मिल जाती है किस चीज की? दैट इज ऑफ होमोलॉजी की एग्जांपल मिलती है आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी से स्टूडेंट्स एक दो चीजें अहम है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए कि जब हम होमोलॉजी की बात करेंगे, होमोलॉजी होमोलॉजी की जब बात करते हैं तो आप किसका रेफरेंस देखते हो? होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करते हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करते हैं, जो कि स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? अलाइक होते हैं, लेकिन फंक्शनली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब इससे एवोल्यूशन कौन सी होगी? एवोल्यूशन, इससे जो एवोल्यूशन होती है उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट, क्या नाम देंगे इसको? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। पता है ना डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है? डाइवर्ट हो जाना। डाइवर्जेंट एक पॉइंट से क्या होता है? डिस्पर्स हो जाना, एक नुक्ते से फैल जाना। एक पॉइंट से फैल जाना क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट कहलाता है। और दूसरा रेफरेंस किसका देते हो आप? इसके अपोजिट क्या होता है? होमोलॉजी का एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी किसके रेफरेंस से आप स्टडी करते हो? एनालोगस ऑर्गन्स का रेफरेंस दोगे। एनालोगस ऑर्गन्स, अब क्या होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स? क्या होते हैं? यानी इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन क्या है? सेम है। जैसे एग्जांपल के देखें, एग्जांपल आप देना चाहें तो इसमें विंग्स की एग्जांपल दी जाती है ना। विंग्स बर्ड्स के ले लें, और इसी तरह से विंग्स किसके लेंगे आप? विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स ले लें, या इसमें बैट की भी एग्जांपल दे सकते हैं। बर्ड्स के जो विंग्स है उसमें बाकायदा आपको बोन्स नजर आती हैं, और उसकी बाकायदा अरेंजमेंट होती है और मसल्स होते हैं। इसी तरह से बैट है, उसके भी क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, उसमें बोन्स की अरेंजमेंट स्पेसिफिक होती है, और साथ साथ उसमें क्या होता है कि उसके जो मसल्स होते हैं उसकी भी स्पेसिफिक है। लेकिन जो इंसेक्ट्स है आपको पता है ये इनवर्टिब्रेट्स है, इनमें बोन्स तो होती नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया, लेकिन विंग्स दोनों फंक्शन तो सेम है। बर्ड्स के भी विंग्स है, इंसेक्ट्स के भी विंग्स है। किसके लिए यूज करते हैं? फंक्शन यानी फ्लाइंग के लिए इसको ये यूज करते हैं। अब इससे एनालोगस ऑर्गन से जो एवोल्यूशन होती है वो कौन सी एवोल्यूशन होगी? यहाँ पे कौन सी थी? डाइवर्जेंट थी।
तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कौन सी एवोल्यूशन होगी, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगी। इससे कौन सी एवोल्यूशन होगी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगी। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने ये डाइवर्जेंट का क्या मतलब बताया था कि एक नुक्ते से फैल जाना। उर्दू में समझा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, फैली हुई चीजों का एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाना। फैली हुई चीजों का एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट कहलाता है। और डाइवर्जेंट क्या बताया, एक नुक्ते से फैल जाना। तो ये आपको की पॉइंट्स मालूम होनी चाहिए कि एनालॉजी क्या होता है और होमोलॉजी क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें जब आप कंपैरेटिव एनाटॉमी से आगे चलते हैं तो मजीद इसी में आगे आपने रेफरेंस किसका देना है, दैट इज ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स का देना है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में आपको पता हो कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं और फंक्शनलेस होते हैं। यानी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें होमोलोगस ऑर्गन्स, अभी बताया ना मैंने क्या होते हैं, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। यानी बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं कुछ जिसमें होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो तो इसमें है लेकिन वो हाईली रिड्यूस्ड है और रिड्यूस होने के साथ साथ फंक्शनलेस। ऐसे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है। सच ओल्डेस्ट होमोलोगस ऑर्गन्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स को आप होमोलोगस क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें की पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, होमोलोगस स्ट्रक्चर का आपको की पॉइंट मिल रहा है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर हो गए और जो कि क्या हो गए, रिड्यूस्ड है, और प्लस क्या है, ये फंक्शन लेस है। तो ऐसे ऑर्गन्स को आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम दोगे। ठीक है जी। अब इसमें इन ऑर्गन्स की जो प्रेजेंस होती है ये हम किस तरह से इसको स्टडी करते हैं। ये जो वेस्टिजेस होती हैं, वेस्टिजेस में रेमिनेंट्स होते हैं, यानी बचे हुए हिस्से होते हैं ऑर्गन्स के, ये फिर हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड और फंक्शनल होते हैं उनके एंसेस्टर्स फॉर्म में। और अब जो है ये जो इनके डिसेंडेंट्स हैं उनमें या तो ये रिड्यूस हो चुके हैं और साथ साथ क्या या डिसअपियर हो चुके हैं या आप कह सकते हो फंक्शनलेस हो चुके हैं। तो लिहाजा इसको हम इस तरह से इसको स्टडी करते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टिजेस। वेस्टिजेस किसे कहते हैं, रेमिनेंट्स को कहते हैं। रेमिनेंट का मतलब क्या होता है, बचे हुए हिस्से किसके, ऑफ द ऑर्गन्स, क्योंकि वेल डेवलप्ड थे और फंक्शनल थे किन में, एंसेस्टर्स में। लेकिन अब जो है वो डिसअपियर हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं या फंक्शनलेस हो चुके हैं इन फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन में। एग्जाम्पल्स आप इसकी दोगे किसकी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। बहुत सी एग्जाम्पल्स आप कोट करते हो, जैसे एग्जाम्पल आपने बहुत कॉमन आपको आती भी होंगी, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की एग्जाम्पल देते हो। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसके बारे में पता हो, अपेंडिक्स जो होता है ये इंसान में तो होता ही होता है, और किस में होता है, मैन का तो पता है आपको, प्लस कार्निवोर्स सब में है, इनमें हर्बीवोर्स में भी। लेकिन हमने किसका रेफरेंस दिया पहले, मैन एंड कार्निवोर्स का। इसमें इन दोनों में क्या होता है, ये याद रखिएगा, स्मॉल होता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होता है, यूजलेस होता है, यूजलेस है, यूजलेस ऑर्गन है। ठीक है, इसका ताल्लुक डाइजेशन से नहीं है लेकिन होमोलोगस है। ठीक है, किस लिहाज से, अपेंडिक्स ऑफ दी हर्बीवोर एनिमल्स, हर्बीवोर, हर्बीवोर एनिमल जो होते हैं उनसे मिलता जुलता है, जिनमें वेल डेवलप्ड भी है और फंक्शनल भी होता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऑर्गन्स जो कि बॉडी में क्या रिड्यूस हो चुके हैं, फंक्शनलेस हो चुके हैं,
उन्हें आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम दोगे। जैसे हम किसकी एग्जांपल दे रहे हैं, ये एग्जांपल किसकी दे रहे हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की। क्योंकि मैन और कार्निवोर्स में क्या होता है, स्मॉल होता है, यूजलेस होता है, लेकिन कार्निवोर एनिमल्स में क्या होता है, इट इज फंक्शनल। ये क्या है इसमें, हर्बीवोर एनिमल्स में क्या है, ये फंक्शनल है। इसी तरह से आप और रेफरेंस किसका देखते हो, वेल का और कुछ स्नेक्स का। वेल एंड स्नेक्स की एग्जांपल देखो। इसमें कुछ रिड्यूस्ड बोन्स पाई जाती हैं बिलो द स्किन, जहाँ पे उसकी टेल शुरू होती है वहां पे, और ये रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, वेस्टिजियल ऑर्गन को। यानी वेस्टिजियल पार्ट कौन सा है, हाइंड लिम्ब का, पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब्स। यानी वेल और स्नेक का रेफरेंस हम दे रहे हैं। इनमें क्या है कि कुछ फ्यू क्या है, रिड्यूस्ड बोन्स होती हैं बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे पाई जाती हैं, जहाँ पे टेल शुरू होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ टेल। ठीक है जी। ये रिप्रेजेंट किसको करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स को। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से हैं, दैट इज पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स, इनको रिप्रेजेंट करती है किस तौर पर, एज होमोलोगस। एज होमोलोगस, होमोलोगस के तौर पे। तो अब देखिए इसमें फंक्शनलेस होगी ना। कभी स्नेक में आप देखिए लिम्स नजर ही नहीं आती, वेल में लिम्स नजर आती है, फ्लिपर नजर आते हैं आपको, अंडर द स्किन ये रिड्यूस हो गई बोन्स, तो लिहाजा वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम होगा। आप वेल के फ्लिपर उठा लेंगे ना, वेल के फ्लिपर में आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे वही बोन्स आपको नजर आएंगी जो कि ह्यूमन आर्म में नजर आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर या लिम्स में नजर आती हैं, फीमर होगा, इसमें टिबिया फेबुला भी होगा, उसमें बकायदा टार्सल मेटाटार्सस भी होंगी। ये सब कुछ मौजूद होता है, सारी बोन्स मौजूद होती है। और अगले वाले फ्लिपर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें उसी तरह से आपको पेक्टोरल गर्डल भी मिलेगा, उसमें ह्यूमरस भी मिलेगा, उसमें आपको रेडियोल्ना भी मिलेंगे, उसमें कार्पल, मेटाकार्पल और फेरेंजिस भी मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। और ये क्या हो गए, रिड्यूस चूंकि हो गए, फंक्शनलेस हो गए, तो लिहाजा वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम इनको आप दोगे। दूसरी एग्जांपल आपके पास आ जाती है। इसी तरह से आप एग्जांपल देते हो किसकी, ईयर मसल्स की देते हो, ईयर मसल्स। अब ईयर मसल्स की जब एग्जांपल दोगे तो ईयर मसल्स जो है आपको मालूम हो कि मैमल्स, बहुत से मैमल्स में पाए, जैसे डॉग की एग्जांपल देते हो, डोंकी की एग्जांपल देते हो, हॉर्स की एग्जांपल देते हो, काउस की एग्जांपल देते हो। ये ईयर मसल जो होते हैं बाकायदा इनका ये फंक्शनल होते हैं इन एनिमल्स में, और बाकायदा ये इसको मूव करते हैं अपने ईयर मसल्स को लोकेट करने के लिए कि किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है, तो साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज होती है। लेकिन इंसान में ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, फंक्शन इसका इतना नहीं रहा इंसान में। तो इंसान में क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म में है एयर मसल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम देते हैं। तो मेरा ख्याल क्लियर हो गई होगी बात कि वो कुछ रेफरेंस तो खैर हम ऐसे ही जनरल एग्जांपल के तौर पर देते हैं, कहते हैं जी इसके कान बहुत लंबे हैं। कान लंबे क्या है, यानी कि ये यूं कान लगा के बातें सुनता है, तो उसकी वजह क्या होती है, एयर मसल्स थोड़े से बड़े होते हैं, इसी मजाक के तौर पर या उसको ऑन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये बाकायदा ह्यूमन बीइंग में क्या है, रिड्यूस है, रिड्यूस होने के साथ साथ ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। जबकि बाकी जितने भी एनिमल्स की एग्जांपल दी है, डॉग की, हॉर्स की, काऊ की, डोंकी की, इनमें क्या होते हैं, ये इसको बाकायदा यूज करते हैं, फंक्शनल होते हैं, तो साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए। फिर इसी तरह से एग्जांपल आप किसकी देते हो, कॉकिक्स टेल या कॉक्सिजियल टेल जिसको हम कहते हैं, या टेल बोन कहते हैं, टेल बोन। और क्या कहते हैं उसको, काउडल, काउडा भी कहते हैं,
काउडल बोन भी कहते हैं, काउडा टेल को कहा जाता है। ये प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में, इंसान में भी होती हैं, लेकिन इंसान बाकी एनिमल्स में तो ये बाकायदा फंक्शन है इसका, लेकिन हमारे बॉडी में इसका क्या है, इसका फंक्शन खत्म हो चुका है। ये रिप्रेजेंट होती है होमोलोगस कॉक्सिक्स टेल के तौर पे, वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर ये हमें हमारी बॉडी में मौजूद है। ठीक है जी, ये भी आपको इस तरह से एग्जांपल इसकी मिलती है कि इसकी एविडेंस के लिहाज से अगर हम जाएं तो आपको ये एविडेंस मिलता है इसका इसका वेस्टिजियल ऑर्गन्स के हवाले से। तो मजीद इसमें अगर हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स की एग्जांपल देनी हो तो एग्जांपल तो बहुत सी हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे तो उसकी और भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि होमोलोगस ऑर्गन्स की, वेस्टिजियल ऑर्गन्स की एग्जांपल आप ह्यूमंस में आप देखिए हमने कौन कौन सी एग्जांपल कोट की है। एक तो अपने ये एयर मसल्स की एग्जांपल दी है ना, इसके अलावा इंसान में आप एक और एग्जांपल देते हो, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये बुक में जो है ना डायग्राम में दिया हुआ है, ये ना समझे कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी जो आइज होती है ना, इस तरह से ये आइज होती है, यहाँ पर एक झिल्ली सी नजर आ रही होती है एक साइड पे, ये हम में क्या होती है, रिड्यूस होती है, ह्यूमन बीइंग में रिड्यूस होती है। जबकि जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स में ये बाकायदा आईलिड होती है ऊपर, यानी आइज है, आइज होती है ना, आइज के ऊपर आईलिड होती है जो कि आई को कवर करती है नीचे से भी ऊपर से भी। और उसके अलावा एक और ट्रांसपेरेंट लिड, यहाँ पे तो रिड्यूस्ड है, यहाँ पे पूरे आई बॉल को कवर करती है, उसे क्या कहते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। वाइपर का काम कर रही होती है ड्यूरिंग फ्लाइट। तो हमारी बॉडी में क्या है, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, इट इज रिड्यूस्ड एंड इट इज कंसीडर्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको आप वेस्टिजियल ऑर्गन कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में। ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, और बर्ड्स में पूरा आई बॉल कवर होता है, इसलिए ये इसमें वेल डेवलप्ड होती है। ये भी एक एग्जांपल आपने नोट करनी है। इसी तरह से एक और भी एग्जांपल डायग्राम में बुक में आपकी दी होगी, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स। इन मेमोरी ग्लैंड्स का रेफरेंस है मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। हार्मोनल डिफरेंस की वजह से क्या है, ह्यूमन मेल में क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट। तो ये भी इसमें एग्जांपल है। इस तरह से ये जो इसमें पॉइंटेड कैनाइन होते हैं, पॉइंटेड कैनाइन, ये भी क्या है हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे है, जबकि आपको पता है कि कार्निवोर्स में ये वेल डेवलप्ड होते हैं। ये भी एग्जांपल आ जाती है किस चीज़ की, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। इसी तरह से हेयर्स ऑन चेस्ट रीजन। बाकी मैमल्स में तो पूरी बॉडी में वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर दिया जाए चेस्ट रीजन में ये भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। ये भी एक एग्जांपल है किस चीज़ की, दैट इज ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। इस तरह सेगमेंटेड मसल्स ऑन एब्डोमेन, सेगमेंटेड मसल्स ऑन एब्डोमेन, ये सारी एग्जांपल जो आपको दी गई है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ये सारी एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की, वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। तो इस तरह ये आपको क्लियर हो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने किसका बताना है, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। सर जी बेटा। सर विजडम टूथ भी तो होता ही है। हाँ विजडम टूथ भी होता है, बिल्कुल, उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं। पॉइंटेड कैनाइन का रेफरेंस देते हो इसमें। थर्ड मोलर की भी एग्जांपल दे सकते हैं, थर्ड मोलर की एग्जांपल भी दे सकते हैं। मोलर मोलर होते हैं ना, थर्ड मोलर, उसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं। अच्छा जनाब, इसमें अब आ जाएगा एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी।
कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसको जरा समझ लो। हाँ, बेसिकली अगर हम इनडायरेक्ट जाए तो ये भी होमोलोगस ऑर्गन्स का ही हवाला दिया जा रहा है। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, है तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन इसका लिंक किससे बनता है? होमोलोगस ऑर्गन से ही बनता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ किसी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जब सेम होता है ना तो हम उसको क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है, इसकी जो स्टडी है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है ऑर्गेनिज्म के साथ। सिमिलर स्टेजेस हमें नजर आती है, स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज नजर आती हैं। जैसे हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, क्लीवेज हो गया या गैस्ट्रुलेशन हो गया या अर्ली स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। तमाम वर्टिब्रेट ग्रुप्स को आप देखेंगे ना, वर्टिब्रेट्स ग्रुप को आप स्टडी करते हो। वर्टिब्रेट ग्रुप से पाइसेस हो गया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। इन तमाम ग्रुप्स को अगर आप देखो तो इसमें आपको क्या चीज नजर आएगा? तो इनमें डेवलपमेंट के दौरान क्लीवेज देख लो, गैस्ट्रुलेशन देख लो या डिफरेंशिएशन देख लो, अर्ली स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो आपको तमाम ये वर्टिब्रेट्स की ग्रुप्स में क्या नजर आएगा? सेम नजर आएगा, सिमिलर नजर आएगा। तो इसमें आप देखें, गिल्स पाउच की एग्जांपल दी जाती है। गिल पाउच, आप गिल पाउच देखें, ये कहाँ पे होते हैं? साइड ऑफ द थ्रोट होते हैं, साइड्स ऑफ थ्रोट। थ्रोट जो होता है के दोनों तरफ ये पाए जाते हैं। क्या चीज? ये आपको मालूम हो, थ्रोट, यानी साइड्स ऑफ थ्रोट पाए जाते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आपको क्या है कि बहुत सी सिमिलरिटीज नजर आएंगी डेवलपमेंट के दौरान। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक तरफ लेते हो फिश को, साथ लेते हो आप एम्फीबियंस लेते हो, यानी जैसे एग्जांपल किसकी दे रहे हो? फ्रॉग्स की एग्जांपल ले लो। फिर आप रेप्टाइल्स में एग्जांपल ले रहे हो किसकी? स्नेक्स की एग्जांपल ले लो। ठीक है जी। इसी तरह से आप इसमें बर्ड्स में किसी की भी एग्जांपल ले सकते हो। फिर उसके बाद मैमल्स में आप ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है जी। इन तमाम ग्रुप, ये तमाम ग्रुप किसके हैं? आपको मालूम है, वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स हैं। ऑल दीज आर द ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इनमें आप क्या देखते हो? जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स जो है, ये आप गौर करेंगे कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कॉमन नजर आते हैं। जैसे गिल पाउच की हमने एग्जांपल दी है ना, गिल पाउच। अब गिल पाउच जो होता है फिश में भी होता है। गिल पाउच, गिल पाउच, ये फिश में जो होता है, ये किस में डेवलप होता है? इनटू गिल्स में डेवलप हो जाता है। ठीक है जी, फिशेस में गिल्स में डेवलप हो जाता है। जबकि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होंगे ना, टेरेस्ट्रियल से मुराद क्या है? टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में आप एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, चारों ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है जी। इनमें क्या होता है कि इट इज मॉडिफाइड इनटू यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज? गिल्स पाउच। यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है? ये कनेक्शन होता है बिटवीन मिडिल ईयर एंड थ्रोट। ये कनेक्शन है, ट्यूब है, कनेक्शन की सूरत में है, ट्यूब की सूरत में है, बिटवीन मिडिल ईयर, मिडिल ईयर एंड थ्रोट। इसके दरमियान क्या ये कनेक्शन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब का नाम देता है। कनेक्ट करता है इसको, मिडिल ईयर को थ्रोट के साथ। तो आप गौर कीजिएगा तो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या है? सब में, सब एनिमल्स में, फिश में, फ्रॉग में, स्नेक में, बर्ड्स में, मैन में क्या है? गिल्स पाउच पाए जाते हैं। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इसका मतलब यह होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है? रिपीट होती है। तो लिहाजा इसको एक और भी नाम दिया जाता है, थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन। थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन। रिकैप का मतलब क्या होता है? दोहराना।
जैसे किसी ड्रामे की एपिसोड्स आप देखते हो ना, तो पिछली एपिसोड क्या उसका क्या होता है, रिकैप चलता है ना। तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज जब हमारी आती है ना, हमारी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है डेवलपमेंट के दौरान, तो हमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाउच पाए जाते हैं ना, बाद में यूस्टेशन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है, रिकैप होती है। इसको हम थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन का नाम भी देते हैं। बड़ी ये इंटरेस्टिंग किस्म की एग्जांपल है ये एम्ब्रियोनिक कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से। किस चीज़ को जाहिर करती है, कॉमन एंसेस्ट्री को किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गिल्स पाउच का होना या एम्ब्रियोनिक जो हमें कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से एविडेंस मिल रहा है, ये कॉमन एंसेस्ट्री को जाहिर करता है। कॉमन एंसेस्टर से मुराद ये मैमल हो गए, ये बर्ड्स हो गए, ये रेप्टाइल्स हो गए, ये क्या हो गए, फ्रॉग हो गए, फिश हो गए, यानी इनकी ये इनमें जो आपको सिलसिला नजर आता है उनके कॉमन एंसेस्ट्री को जाहिर करता है। कॉमन एंसेस्ट्री में आप अगर बैक जाते जाओगे तो आप यहाँ पे तो कम से कम फिश तक तो पहुंच जाओगे ना, तो लिहाजा गिव देम फुल रिस्पेक्ट। किसको रिस्पेक्ट ज्यादा दोगे, फिश को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, क्यों, आपके एंसेस्टर है। मतलब बहरहाल लास्ट इसमें आ जाता है एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ये भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं या बायोकेमिकल जो होते हैं, बायोकेमिकल जो होते हैं वो सेम होते हैं। इसमें आप देखो डीएनए स्टडी करते हो, आप ये तो नहीं पढ़ते कि वी आर गोइंग टू स्टडी द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, वी आर गोइंग टू स्टडी द डीएनए ऑफ मैन, सबका डीएनए एक जैसा होता है। एटीपी आप पढ़ते हो तो आप एटीपी सब में कॉमन स्टडी करते हो, ठीक है ना। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स होती हैं, चाहे वो एंजाइम्स की सूरत में क्यों ना हो, कॉमन आप पढ़ते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत से बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डीएनए और एटीपी और इस तरह प्रोटीन्स वगैरह शामिल हैं, ये कॉमन होते हैं, ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो पढ़ा है जेनेटिक कोड के बारे में, आप जेनेटिक कोड क्या होता है, आप आमतौर पर क्या कहते हो, यूनिवर्सल का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, क्यों करते हो, सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के तमाम ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक कोड क्या होता है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल कॉमन होते हैं। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड पढ़ते हो, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करते हो, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कॉमन आपको फीचर नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि फंक्शनल रीजन जो है इसकी तो नहीं है कि क्यों एलिमेंट जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं सिमिलर किस्म के, लेकिन सिमिलैरिटी जो होती है वो एक्सप्लेन की जा सकती है किस हवाले से, डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ये तो बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन ही जाता है क्योंकि सब में देख सकते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेम है। इसी तरह एक और भी इसमें एग्जांपल जो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो क्या है, दैट इज साइटोक्रोम सी के बारे में। अब साइटोक्रोम सी रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, आपको पता ही है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब हम स्टडी करते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है, उसमें आप ये डिफरेंट साइटोक्रोम पिगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और खासतौर पर साइटोक्रोम सी की जब बात की जाती है ना, तो ये आप कह सकते हो कि हर किस्म के ऑर्गेनिज्म में ये साइटोक्रोम सी पाई जाती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी बैक्टीरिया से लेकर हम इंसान तक जाते हैं, ह्यूमन तक जाते हैं, तमाम लिविंग क्रिएचर्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें एरोबिकली इसमें रेस्पिरेटरी चेंज में साइटोक्रोम सी इज प्रेजेंट। तो ये सारे एविडेंसेस किस चीज को जाहिर करते हैं कि डीएनए का होना, एटीपी का होना, प्रोटीन्स का कॉमन होना, जेनेटिक कोड का कॉमन होना, साइटोक्रोम सी का कॉमन होना, ये कॉमन एंसेस्ट्री को जाहिर करता है। तो इस तरह से डार्विन की थ्योरी का जो एक है ना एविडेंसेस जब हम बताते हैं, तो इसमें आप देखते हैं ना डिसेंट विद मॉडिफिकेशन थ्रू टाइम्स, तो ये इसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है। इसी तरह से आप फर्स्ट ईयर में किंगडम एनिमेलिया में पढ़ते हो कि एवोल्यूशन फ्रॉम बर्ड से रेप्टाइल्स, सॉरी रेप्टाइल से बर्ड्स कैसे बने, आर्क्योप्टेरिक्स का हवाला मिलता है, आर्क्योप्टेरिक आर्कियोर्निक्स का एग्जांपल मिलती है आपको, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यानी आर्क्योप्टेरिक्स क्या है, आर्क्योप्टेरिक्स भी जो होता है ऐसा एनिमल है जिसमें एट टाइम रेप्टिलियन कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और बर्ड्स के कैरेक्टर भी पाए, जैसे मिसाल के तौर पर बर्ड्स में बीक होती है, चोंच होती है, ठीक है जी, उनमें तो नहीं है, किस में, इसमें तो जॉज होते हैं, किस में, रेप्टाइल्स में।
लेकिन बीक में टीथ होना कैरेक्टरिस्टिक किसका है? रेप्टाइल्स का। बर्ड्स में टीथ तो नहीं होते, बीक, तो क्या हो गया, दोनों का कनेक्टिंग लिंक बन जाता है। इसी तरह से इसमें जो बकायदा फेदर्स पाए जाते हैं, और फेदर्स के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, क्लॉस भी होते हैं, क्लॉस पंजे भी होते हैं। किसमें? ये जो आर्कियोप्टेरिक्स की एग्जाम्पल दी जाती है, क्लॉस का होना इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स, और फेदर्स का होना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स। इसी तरह टेल होती है इसमें बर्ड्स में, तो टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, रेप्टाइल्स। तो लिहाजा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एट अ टाइम आपको रेप्टिलियन कैरेक्टर भी मिल रही है और बर्ड्स के कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं, तो ये कनेक्टिंग लिंक बन जाता है बिटवीन टू ग्रुप्स। तो लिहाजा डार्विन की थ्योरी में आप गौर कीजिए कि सिस्टमेटिकली अगर आप चलें तो आप देखिए आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, बायोजियोग्राफी से स्टार्ट करते हो। बायोजियोग्राफी में क्या हुआ, एक ही पॉपुलेशन थी, एक्सीडेंटली क्या हुआ कि मेंबर्स उसके कुछ अलग हो गए, दो पॉपुलेशन बन गई, और फिर आइसोलेशन हुई, अडॉप्टेशन हुई, नेचुरल सिलेक्शन हुई, और उसके बाद मॉडिफिकेशन के रिजल्ट के तौर पर जो नई स्पीशीज बन गई। फिर इसी तरह से आप फॉसल एविडेंस देखते हो, फॉसल एविडेंस में भी आपको क्या मिलता है, विजुअल रिकॉर्ड मिल जाता है, ठीक है जी। फिर इस तरह आप जाते हो होमोलोगस में, बहुत सी एग्जाम कंपैरेटिव एनाटॉमी की तरफ चले जाते हो, उसमें आपको होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के हवाले से कॉमन एंसेस्ट्री मिलती है। सिमिलरली आप आगे चलते हो तो इसमें आप किसकी तरफ जाते हो, ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, कॉमन एंसेस्ट्री मिलती है। आप जाते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी, इसमें भी आपको कॉमन एंसेस्ट्री मिलती है। तो लिहाजा ये सारे एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या डार्विन थ्योरी के लिए क्या है, सारे एविडेंसेस हैं। तो बहरहाल यहाँ तक हमने कोशिश की है, कवर किया है इसको यहाँ तक। अब एक टॉपिक इसमें रहता है, दैट इज हार्डे विनबर्ग थ्योरम। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कोशिश करूँ, कल जो है आपको वही सुबह कोशिश करूंगा, तो बस 6:15 वही टाइम नोट रख लीजिएगा, मैं ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। 6:15 पे आपकी क्लास होगी, जिसमें हार्डे विनबर्ग थ्योरम है, लास्ट उसको मैं कवर करा के फिर कुछ असाइनमेंट की तरफ हम आते हैं। असाइनमेंट काफ़ी रहती है आपकी, पिछले जो यूनिट है उनकी भी, वो मैं शुरू करवाता हूँ आपको, और प्लस साथ साथ कुछ प्लांटी और एनिमेलिया का रेफरेंस भी आपको देना है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फॉरकमिंग टेस्ट, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, आइडिया उसको भी आपको मिल जाए। तो इंशाल्लाह ये एक टॉपिक है, इसको पहले हम कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, तो फिर आगे चलेंगे।